हो गया ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। नंबर 1 में लिखिए सीरीज ग्रुपिंग। सेल का किस चीज़ का वैल्यू दिया होगा, किसी भी सेल के लिए उसके किस चीज़ का वैल्यू देगा। पोटेंशियल नहीं, ईएमएफ अब उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ईएमएफ दिया रहेगा। और ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सेल का क्या दिया रहेगा, ईएमएफ, और उसके साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया रहेगा। ग्रुपिंग कर रहे हैं तो कम से कम कितना लेंगे सेल, 2 लेंगे तब ना ग्रुप बनेगा। ग्रुप मतलब मिनिमम 2 होना चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट सेल लेते हैं और उसके ईएमएफ के वैल्यू को बोलते हैं E1। पहला जो सेल है उसके ईएमएफ के वैल्यू को बोलते हैं E1 और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को बोलते हैं R1। और सेकेंड सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। सेल E1 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1। यदि यहाँ R1 ना होकर के शॉर्ट किया रहता तो E1 के बगल में कमा दे करके चाहे नीचे R1 लिख लेता। इसका मतलब जिसका ईएमएफ E1 है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है कि नहीं है। सेकेंड सेल E2 इंटरनल R2। हम लोग जब कैपेसिटर का ग्रुपिंग किए थे तो एक C1 कैपेसिटर, एक C2 और उसको बैटरी से कनेक्ट करते थे। इसी तरह रजिस्टर R1 और R2 उसको भी बैटरी से, यह तो बेचारा सेल या बैटरी खुद ही है तो इसको बैटरी से न कनेक्ट करके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट करेंगे। किसे कनेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से। हम लोग किसी भी एक सेल से आई करंट ले तो यह आई करंट आगे जाते हुए कैपिटल R को, फिर R2, फिर E2, फिर R1 और बैटरी के नेगेटिव में इन करेगा E1 के, हाँ या ना। KVL लगा ले लूप में आई का वैल्यू निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, आई के। यदि इस सर्किट का KVL लगा के आई निकालेंगे, यदि इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो आप E1 और E2 दोनों सेल को हटा करके एक सेल डालिएगा, उसके EMF को बोलेंगे E इक्विवेलेंट, और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस के बदले वह जो सिंगल सेल आएगा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को बोलेंगे R इक्विवेलेंट। और चूंकि यह R1 और R2 इंटरनल रेजिस्टेंस पहले से ही किसमें दिख रहा है, सीरीज में, तो इक्विवेलेंट सेल का इंटरनल सीरीज के हिसाब से क्या आना चाहिए, R1 प्लस R2 आना चाहिए, जो कि बाद में भी आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि अब E1 और E2 दोनों हटा करके एक सिंगल सेल ले लिए हैं। इसका EMF कितना है, E इक्विवेलेंट और इंटरनल R इक्विवेलेंट। इस दोनों को कैपिटल R से कनेक्ट किए थे तो इसके इक्विवेलेंट को भी कैपिटल R से कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट भी किससे कनेक्टेड हो गया, कैपिटल R से। यहाँ पर कैपिटल R या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू नेट करंट इस सर्किट में आई था तो यहाँ भी होना चाहिए, आई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और यदि इस सर्किट का करंट आई निकाले तो KVL भी लगा सकते हैं, या इजी सर्किट है तो डायरेक्ट भी करे। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का जिसमें रेजिस्टेंस हो केवल और वोल्टेज हो, टोटल करंट आई इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज बाई यह R और यह R आपस में सीरीज में है कि पैरेलल में, यह और यह पैरेलल कैसे दिख रहा है, यहाँ से जो भी करंट जाएगा इसको यहाँ लिखिए चाहे इसके बगल में नीचे लिखिए, या दोनों क्या है, सीरीज में है। दोनों का करंट अलग अलग है क्या, तो उसको पैरेलल बोलेंगे क्या, दोनों क्या है, सीरीज में। तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट, कैपिटल R प्लस है। तो जब करंट आई निकालेंगे तो आई इक्वल्स टू V के बदले यहाँ पर EMF E बाई R प्लस R इक्विवेलेंट, टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस से करंट निकाल लिए। और यहाँ पर करंट निकालने के लिए हम लोग KVL यूज कर ले और E1 से चलना शुरू करें। कहाँ से चलना शुरू करें, इक्वेशन क्या आएगा, सबसे पहले पॉजिटिव छोड़ रहे हैं तो E1 माइनस आई इंटू कैपिटल R माइनस आई इंटू R2 प्लस E2 माइनस आई R1 इक्वल्स टू 0। E1 माइनस आई R, E1 माइनस आई R2 प्लस E2 माइनस आई और इक्वल्स टू 0। इस आई वाला टर्म के आगे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, उधर जाएगा तो तीनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो और E1 और E2 को इधर ही रखे तो LHS में क्या बचेगा, E1 प्लस E2, और RHS में यहाँ यहाँ और यहाँ सब प्लस तो हो गया, और आई कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। आई कॉमन लेते ही कैपिटल R प्लस R प्लस कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। यहाँ से आई निकालेंगे तो E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R प्लस R1 प्लस R2 होगा कि नहीं होगा। अब हम R को अकेला कर लिए हैं और R1 प्लस R2 को एक साथ कर लिए हैं।
कंपेयरिंग विथ इक्वेशन वन, यह जो इक्वेशन है इसको किसके साथ कंपेयर करें, इक्वेशन वन के एलएचएस में आई है और यहाँ भी वही सेम आई है कि नहीं है, उसके आरएचएस में ऊपर का टर्म न्यूमरेटर क्या है ई इक्विवेलेंट, और यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है ई वन प्लस ई टू, इसका मतलब ई इक्विवेलेंट कितना के इक्वल ई वन प्लस ई टू, बाई है तो यहाँ भी बाई है, नीचे में कैपिटल आर तो यहाँ भी, फिर प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, फिर आ रहा है टर्म कौन सा आर इक्विवेलेंट, तो यदि आर इक्विवेलेंट को हम क्या बोले आर वन प्लस आर टू, तब दोनों कंपेयर हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया आर वन प्लस आर टू। तो सीरीज के लिए तो रजिस्टर का पहले भी ऐड करते थे अभी भी ऐड कर रहे हैं, ईएमएफ भी सीरीज में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, सीरीज में ईएमएफ भी क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, लेकिन ऐड किस कंडीशन में होगा, तो जरा देखिए यह E1 यदि करंट भेज रहा है तो लेफ्ट की तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज कैसे भेज रहा है, और यह किधर भेजता लेफ्ट की तरफ मतलब इसका भी एंटी, तो दोनों के करंट का डायरेक्शन क्या है सेम है, तो यदि एक से ज़्यादा बैटरी हो जाए और दोनों सेम डायरेक्शन में करंट भेज रहा है तो सर्किट का नेट करंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा, पहले एक ही सेल है तो कुछ करंट होगा, अब एक से ज़्यादा सेल ले ले और दोनों सेम ही डायरेक्शन में भेजे तो उस डायरेक्शन में नेट करंट क्या हो जाएगा, और नेट करंट रेजिस्टेंस तो सर्किट का फिक्स है तो उसके लिए नेट वोल्टेज को बढ़ाना होगा, और बढ़ाने के लिए दोनों को क्या कीजिएगा ऐड कीजिएगा, लेकिन यही सेम सिचुएशन में E2 का इधर रहता है निगेटिव और उधर रहता है, तो जब आप KVL लगाते तो माइनस IR2 तो होता, लेकिन इधर कौन सा टर्मिनल अब आ गया निगेटिव, तो माइनस में E2 करते, क्या करते माइनस में E2, तो वहाँ पर E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 ना हो करके, क्योंकि इसका यदि इधर निगेटिव है और इधर, तो यह पॉजिटिव से करंट निकालता तो क्लॉकवाइज, और इसका किधर एंटी, दोनों अपोजिट में रहे पोलैरिटी, तब जा करके क्या करेंगे एक ईएमएफ में से दूसरे ईएमएफ को माइनस करेंगे, लेकिन यदि दोनों सेम डायरेक्शन में करंट भेज रहा हो दोनों सेल, तब उसका ईएमएफ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10 सेल रहे 10 का ईएमएफ सेम रहे ई, और इंटरनल सबका सेम रहे स्मॉल आर, और सब सीरीज में कनेक्टेड हो तो नेट ईएमएफ आ जाएगा 10 ई को 10 बार ऐड करेंगे तो 10 ई, और नेट आर आ जाएगा 10 आर, सीरीज में ऐड होता है तो आर को 10 बार ऐड कीजिए क्या आ जाएगा आएगा या नहीं आएगा, क्लियर है लिख लीजिए। पैरेलल के लिए कितना सेल ले लें, 2 सेल पैरेलल में भी ले ले, फर्स्ट के लिए क्या दिया रहेगा ईएमएफ, और ईएमएफ कितना E1 और इंटरनल R1, सेकेंड सेल के लिए ईएमएफ कितना E2 और R2, यही चीज़, लेकिन दोनों अब सीरीज में ना हो करके पैरेलल में थोड़ा लंबा इक्वेशन आएगा, देखना शुरू करते हैं। E1 R1 E2 और दोनों को किससे कनेक्ट कर ले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से, दोनों को रखेंगे या आप हटा लेंगे इक्विवेलेंट सर्किट में, हटा लेंगे, दोनों के बदले कितना सेल एक सेल, उसका ईएमएफ कितना ई इक्विवेलेंट, और उसका इंटरनल कितना आर इक्विवेलेंट, यह R1 और यह R2 दोनों आपस में पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट फाइनली किस फॉर्म का आना चाहिए R1 R2 भाई, कौन बोला इतना तेजी से, और तू थी क्या, कैसे बोली जो तुम्हारा मुंह नहीं चल रहा था आवाज सुनाई दे दिया, R1 R2 भाई, जब भी दो पैरेलल में हो तो आर इक्विवेलेंट हमेशा R1 R2 बाई R1 प्लस है, होगा या नहीं होगा, तो दोनों के बदले एक ई इक्विवेलेंट और दोनों रेजिस्टेंस के बदले आर इक्विवेलेंट, यहाँ पर दोनों को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, तो यहाँ भी सर्किट का नेट करंट जितना पहले वाले सर्किट में था वही होगा, नेट वोल्टेज ई इक्विवेलेंट बाई नेट रेजिस्टेंस आर प्लस आर इक्विवेलेंट, होगा या नहीं होगा, तो होगा ना भाई। मान लीजिए एगो और यहाँ पर यह R1 बोल दिया रहता है, यहाँ पर R2 लगा दे किसी सर्किट में, क्या लगा दे R2, तब आई कितना ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस आर इक्विवेलेंट, जो कि सब सीरीज में ही है, तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस लेंगे या नहीं लेंगे। चलिए अब हम क्या किए हैं कि अभी तक तो जनरली रहता था आपका बैटरी एक से ज़्यादा सेल रहे या बैटरी रहे, तो आप क्या करते थे कि किसी एक से आई करंट भेजते थे आगे जाके के दो पार्ट में, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल को कितना मिल रहा है आई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर को करंट कितना मिल रहा है आई, तो हम लोग चाहेंगे कि
इस सर्किट में भी एक्सटर्नल का करंट क्या हो, आई हो, तो आप एक्सटर्नल से आई भेजिए, एक्सटर्नल के थ्रू कितना भेजिए, आई। यह आई यहाँ पे जाके कितना पार्ट में, दो पार्ट में, ऊपर I1 और इधर I माइनस I1, दोनों इस टर्मिनल पे आके वापस से ऐड होकर के एक्सटर्नल को कितना मिला, आई। तो E1 को I1 दे दीजिए और नीचे वाला को I माइनस I1, ताकि दोनों ऐड होकर के एक्सटर्नल को क्या मिल जाएगा, आई मिल जाए। ठीक है क्या? हम लोग KVL लगाना शुरू करें इस आई के वैल्यू के लिए। किसके लिए? कितना अननोन दिख रहा है, दो, आई और I1, तो दो बार लूप में चल लेंगे और कैंसिल किसको करवा लेंगे, I1 को। किसको कैंसिल करवा लेंगे, I1 को। अपने आप आई का वैल्यू आ जाएगा और जो भी आई आएगा उसको इस वाले आई से कंपेयर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए, तो KVL लगाना शुरू किए हैं E1 से। अप्लाइंग KVL इन लूप, पहला बड़ा वाला लूप A C D F A से चले और A तक पहुंचे तो क्लोज लूप। KVL हमेशा किस में लगाते हैं, क्लोज लूप में। E1 से चलना शुरू किए तो E1 के बाद सीधे कहाँ आ रहा है, नीचे, तो माइनस आई आर माइनस आई नहीं, IR1 नहीं, I1 R1, इसका करंट आई नहीं है, आई यहीं तक कहानी है। उसके बाद इसका करंट कितना है, I1 R1, तो E1 माइनस आई आर माइनस I1 R1 इक्वस टू E1 माइनस आई आर माइनस I1 R1 इक्वस टू। ठीक है, यह दोनों नेगेटिव वाला को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आई आर प्लस I1 R1 कितना के इक्वल, E1 के। इक्वेशन 1 बोल लिए, इक्वेशन क्या बोलिए, 1 बोलिए। अब लूप पकड़ लिए हैं नीचे वाला BCDEB लूप और चलना शुरू किए हैं E2 से, तो E2 नीचे में माइनस आई आर, इसका करंट कितना है, I माइनस I1, तो माइनस में I माइनस I1 इंटू R2 माइनस में I माइनस I1 इंटू इक्वस टू, इस R2 को अंदर भेज लेंगे और यह निगेटिव और यह निगेटिव दोनों उधर जाके इधर बचेगा केवल E2, पहला टर्म प्लस में IR, और पॉजिटिव यह हो गया था, R2 इधर भेजेगा था IR2 प्लस में, यह पॉजिटिव था, यह निगेटिव तो रहेगा ही, यह तो पॉजिटिव हो चुका है, यह तो ब्रैकेट वाला टर्म उधर भी जा करके, तो माइनस में I1 R2 होगा या नहीं होगा। यहाँ से I कॉमन ले लिए हैं, क्या कॉमन ले लिए हैं, तो I कॉमन लेते ही क्या आया, R प्लस R2 माइनस I1 इंटू R2, जिसको R2 I1 लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पर I का कोफिशिएंट दिख रहा था R, यहाँ पर I का कोफिशिएंट R प्लस R2, अपने को R कैंसिल, I का कोफिशिएंट I नहीं कैंसिल करवाना है, क्या कैंसिल करवाना है, I1, तो I1 का कोफिशिएंट देखिए, यहाँ स्मॉल R1 और यहाँ पर स्मॉल R2, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई, R2 से, और इसमें कितना से, R1 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को क्या करें, ऐड कर ले, क्या कर ले, ऐड कर ले। तो इसमें R2 से करेंगे, कितना से, तो I कैपिटल R R2, I1 R1 R2 E1 R2, IR R2 I1 R1 R2 E1 R2, नीचे वाला में कितना से, R1 से, तो इधर तो E2 था, उसके साथ क्या आएगा, R1 E2 R1, और यहाँ पर क्या चिपक जाएगा, R1, और यहाँ पर R1 R2 I1, तो E2 R1 E2 कहाँ गया, E2 R1, यह जो टर्म था उसके साथ क्या चिपक गया, R1 माइनस I1 R1 R2, यह टर्म और यह टर्म IR R2 और IR R1 प्लस R1 R2, अंदर भेजने पर R1 प्लस R1, तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह से I कॉमन लेते ही R2 R, I कॉमन लेते ही R1 प्लस R1, और इधर E1 के साथ R2 प्लस E2 के साथ I निकालेंगे, तो E1 R2 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R2 है, तो R यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो R1 प्लस R कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R1 R2, R कॉमन लेते ही R1 प्लस R1 हो गया। अब अभी देखिए, इस फॉर्म में आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वेशन 1 में ऊपर में क्या है, E इक्विवेलेंट, तो आप इस ऊपर वाले टर्म को E इक्विवेलेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि E इक्विवेलेंट तो यूनिट क्या होना चाहिए, वोल्ट, जबकि यह क्या आएगा, वोल्ट ओम, यह भी वोल्ट ओम, तो यह कभी भी E इक्विवेलेंट नहीं होगा। दूसरा कि वहाँ पर बाई के बाद R अकेला है, फर्स्ट इक्वेशन में I के बाद
आर क्या है, अकेला, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, जबकि यहाँ पर आर का कोफिशिएंट 1 है क्या। तो आप अभी इस फॉर्म में कंपेयर, तो आप चाहिएगा कि वहाँ पर आर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ भी क्या आ जाए 1 आ जाए, तब आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आर का यह कोफिशिएंट हटाने के लिए इस टर्म से ऊपर और नीचे दोनों में क्या करें, डिवाइड कर ले, ताकि यह मल्टीप्लाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करते ही यह बचा E1 R2 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस, इसमें डिवाइड करते ही यह हट गया, केवल क्या बचा कैपिटल आर प्लस यह बचा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस, बचा या नहीं बचा। अब आप कंपेयर कीजिए तो पूरा यह टर्म यहाँ से लेके नीचे तक, ऊपर में वोल्ट ओम और नीचे में ओम प्लस ओम, ओम ऊपर का ओम और नीचे का ओम, क्या बचेगा केवल वोल्ट। यह आर अकेला हो गया, आ प्लस आर इक्विवेलेंट कितना R1 R2 बाई, तो ई इक्विवेलेंट यहाँ से कितना के इक्वल E1 R2 प्लस बाई R1 प्लस R2, तब जाकर के यह अपने आप में कौन सा टर्म होगा, EMF का टर्म होगा, ई इक्विवेलेंट। तो कंपेयरिंग विथ इक्वेशन 1 ई इक्विवेलेंट लिखा हुआ है और आर इक्विवेलेंट भी लिखा हुआ है, दिखा गया, नोट कीजिए। एंड हीट ब्रैकेट में H लिख लीजिएगा, हीट को यहाँ पर हम लोग कैपिटल से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। 11th में आप कैपिटल Q से डिनोट करते थे, Q इक्वल्स टू MS डेल्टा थीटा की नहीं, या लैटेंट हीट रहता था तो Q इक्वल्स टू ML मास इनटू लैटेंट हीट, वहाँ डेल्टा थीटा नहीं होगा क्योंकि सेम टेम्परेचर पर लैटेंट हीट रहता है कि नहीं, हीट सप्लाइड। चलिए, तो पावर का जनरल फॉर्मूला क्या है, वर्क बाय टाइम, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क बाय टाइम, और वर्क को क्या लिख ले, फोर्स इनटू डिवाइडेड बाय टाइम, किसी चार्ज पे फोर्स, चार्ज पे फोर्स का फॉर्मूला बोल दो, F इक्वल्स टू QE, क्योंकि 2 पॉइंट चार्ज रहे तब जाकर के फोर्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पर फोर्स कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से डेवलप होगा, बैटरी के वोल्टेज के कारण, बैटरी के जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे, कंडक्टर का लेंथ कितना L, तो E इक्वल्स टू TV बाई DR मतलब V बाई L, E इक्वल्स टू V बाई L, होगा या नहीं होगा। तो बैटरी के वोल्टेज V के कारण क्या डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर फोर्स 2 पॉइंट चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में Q इंटू E, डिस्प्लेसमेंट के बदले डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, चार्ज बाई टाइम इज करेंट, और फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट इज V E डॉट DR, E डॉट DR डिस्प्लेसमेंट, तो V और Q बाई T को क्या लिखे I, कहाँ से, तो Q बाई T क्या होता है I होता है, और E इंटू S क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो पावर का फर्स्ट फॉर्मूला आया आपका V इंटू आई, जहाँ V क्या रहेगा, कंडक्टर के अक्रॉस या रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और I रहेगा उसके थ्रू करंट रहेगा कि नहीं। अब हम लोग ओम्स लॉ से जो इक्वेशन डिराइव होकर के आता है, कहाँ से, J इक्वल्स टू सिग्मा ई से कौन सा इक्वेशन, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू, तो इस V को क्या लिख ले आई आर, और साथ में एक और I है, तो यहाँ से पावर क्या हो जाएगा I स्क्वायर R, कहाँ से आया, तो 3 से V कितना के इक्वल होता है आई आर। अगली बार हम क्या करें कि V को भी ही रहने दें, V को, और I को क्या लिख ले V बाई R, I को क्या लिख ले V बाई, तो V इंटू V डिवाइडेड बाई R, तो पावर P इक्वल्स टू V बाई R, ठीक है। तो हुआ क्या कि पावर का 3 फॉर्मूला आया, और तीनों को याद करके रखेंगे, P इक्वल्स टू VI स्क्वायर RV और V स्क्वायर बाई RV। बिहार बोर्ड में जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा बिहार बोर्ड से, और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहता है, तो उसमें पावर का जनरली
यह फॉर्मूला चाहे यह फॉर्मूला, चार ऑप्शन में एक मौजूद रहेगा। कभी यह मौजूद ना रहे तो क्या मौजूद रहेगा, वी आई रहेगा। तो तीनों ही फॉर्म याद रखिएगा, और तीनों जगह से कहीं से भी आप पावर निकालेंगे तो वैल्यू आपका सेम ही आएगा, लेकिन सर्किट के हिसाब से कभी इसका यूज कर लेंगे, कभी इसका यूज कर लेंगे, और किसी किसी क्वेश्चन में इसका भी यूज कर ले सकते हैं। ठीक है, वो आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताया जाएगा कि आ तो तीनों से सकता है, तो हम तीनों का यूज करके एक सर्किट पकड़ेंगे और जिसमें तीनों फार्मूला यूज करके आपका हम पावर ला देंगे। लेकिन वहाँ पर आपको यह बता दिया जाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो कौन सा सही रहेगा, और पावर पैरेलल है तो कौन सा सही रहेगा। समझ पाए क्या? अब रहा हीट, अब क्या रहा है, हीट इक्वल्स टू, हाँ एनर्जी नहीं, पावर इनटू टाइम। पावर होता है वर्क बाई टाइम चाहे एनर्जी बाई टाइम। पावर होता है वर्क बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम, कि नहीं। और हीट जो होगा, हाँ, तो वह क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। यहीं से देखिए ना, वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए, वर्क भी जूल और एनर्जी भी जूल। तो यदि यह हीट एनर्जी हो जाए तो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इनटू, होगा या नहीं होगा। तो हीट इक्वल्स टू पावर इनटू, इसको भी याद रखिएगा। कभी डायरेक्ट नीट में एक बार कर चुका है कि वो इलेक्ट्रिकल पावर दे दिया था, क्या दे दिया था, और टाइम दे दिया था, मिनट में टाइम दे दिया था। तो पावर तो वाट में दिया और टाइम दे दिया मिनट में, तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करते, आज जिसे ही मल्टीप्लाई करते। मेरे हिसाब से 2024 है तो 22 या 23 में ऐसा एकदम क्वेश्चन है कि पावर भी दिया है और टाइम भी, और आपसे हीट जनरेटेड पूछ लिया है कि रजिस्टर के थ्रू हीट कितना जनरेट होगा। ठीक है क्या? कभी पावर को दे दे किलोवाट में पावर को, और टाइम को मिनट में, तो किलोवाट के लिए वाट में पहले लाएंगे, क्या लाएंगे, वाट में, तो 10 का पावर 3, किलो है तो 10 का पावर 3 है, और टाइम को सेकेंड में ले आएंगे, मिनट में दिया है तो 60 से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करेंगे, हीट जूल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। यहाँ से अभी पावर देखे थे, फर्स्ट फॉर्मूला आया था वी आई, क्या आया था, तो पी के बदले वी आई डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, वी आई टी हो जाएगा। इसी पी का एक और फॉर्मूला आया है आई स्क्वायर, आर टी लगा लीजिए, और एक आया है वी स्क्वायर बाई आर, उसमें भी क्या लगा लीजिए, टी लगा लीजिए। तो आप क्या कीजिए कि पावर का फॉर्मूला याद रखिए। किसका फॉर्मूला, आज जैसे ही हीट पूछा जाए तो सब में टाइम से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। हीट तो स्केलर है, लिखने की जरूरत है क्या, वर्क पावर एनर्जी तीनों स्केलर। तो अभी पिछला पावर जो था वह भी स्केलर, और यह हीट भी क्या है, ऐसा यूनिट भी याद ही है जूल, लेकिन लिख देते हैं ऐसा यूनिट कितना है, ऐसा यूनिट रहेगा जूल, और पावर का ऐसा यूनिट होगा वाट, पावर का ऐसा यूनिट कैपिटल डब्ल्यू, 2 वाट 3 वाट, की नहीं। एक रहता है क्लास 10th में भी पढ़ना था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, किलो वाट आवर, क्या रहता है, तो आप देखिए ना KWH, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। घर में जो होता है कि एक महीने में 50 यूनिट बिजली, कितना यूनिट, 50 यूनिट, तो एक यूनिट मतलब 1 किलो वाट आवर, एक यूनिट मतलब 50 यूनिट मतलब 50 किलो वाट आवर। तो देखिए वाट हो चाहे किलो वाट हो या वह किसका यूनिट, पावर का। आवर किसका यूनिट, टाइम का। मतलब यह क्या चीज़ है, तो पावर इंटू टाइम है, और पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम हीट या एनर्जी होता है। तो KWH इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है क्या? और बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी यह फेमस क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि KWH किसका यूनिट है। KWH इज द यूनिट ऑफ फोर्स, मोमेंटम, पावर, हीट, या फिर हीट के बदले एनर्जी रहेगा तो क्या डालेंगे, एनर्जी। क्लियर हुआ क्या, निपटाइए।